हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वायरल टेक बाय मैक। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लिटरली दुनिया का नक्शा बदल दिया है। हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान के इस अनप्रेसिडेंटेड करियर को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, पूरा सफर समझेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आज तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सोचिए, 400 बिलियन डॉलर्स, ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है दोस्तों, ये इनकी करंट नेटवर्थ है। मतलब जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान है ना, ये फिगर उससे लगभग डबल है। ये मैसिव अमाउंट क्लियर कर देता है कि इस कहानी में स्टेक्स आखिर कितने हाई हैं। और ध्यान रहे, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने सबसे पसंदीदा बिलियनियर का नाम जरूर लिखिएगा। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, चलिए देखते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर होगा। पहले बचपन और संघर्ष, फिर शुरुआती मिलियंस, वहां से मार्स और इलेक्ट्रिक कार्स का सफर, बीच में 2008 का वो खतरनाक सर्वाइवल क्राइसिस, उसके बाद इनके टेक एम्पायर का बड़ा विस्तार और आखिर में वेल्थ, पावर और कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके अर्ली ईयर्स और एडवर्सिटी की। कहानी शुरू होती है साल 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर से। ये एक ऐसा बचपन था जिसने आगे चलकर इनकी पूरी पर्सनैलिटी का एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बचपन में जब एक कजन को अंधेरे से डर लग रहा था तो इनका जवाब क्या था पता है? अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि बचपन से ही इनका दिमाग कितना ज्यादा लॉजिकल चलता था। इन्हें एक अजीब सी आदत थी, एक ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाने की, एकदम डीपली खो जाना, जहां इनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह कॉम्प्लेक्स आइडियाज को विजुअलाइज करता था बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के। लेकिन इस एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट की वजह से एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। स्कूल में इन्हें बहुत बुरी तरह बुली किया गया। एक बार तो सीढ़ियों से गिराकर इतना पीटा गया कि हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ गया था। पर सच कहूं तो इन्हीं मुश्किलों ने इन्हें आगे चलकर किसी भी पेन को सहने के लिए एकदम मजबूत बना दिया। अब इन सब मुश्किलों से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने प्रोग्रामिंग की तरफ रुख किया। बिलीव इट और नॉट, सिर्फ 12 साल की उम्र में 1984 में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक पूरा वीडियो गेम कोड कर डाला और उसे $500 में बेच भी दिया। हाई स्कूल आते आते उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि उनके इस इंटेलेक्ट के लिए अमेरिका ही सबसे परफेक्ट जगह है। इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई। 1988 में वो कनाडा शिफ्ट हुए और फिर वहां से 1991 में स्मूथली यूएस के लिए ट्रांसफर ले लिया। अब आते हैं द फर्स्ट मिलियंस पर। साल 1995। कॉलेज के बाद उन्होंने सीधे सिलिकॉन वैली का रुख किया। ये वो वक्त था जब इंटरनेट बूम बहुत तेजी से फैल रहा था और उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर इस मैसिव अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने का सोचा। उस वक्त ना सिस्टम थोड़ा आउटडेटेड था। लोकल बिजनेसेस को ढूंढने के लिए लोगों को मोटी मोटी फिजिकल डायरेक्टरीज पर और डायरेक्शंस के लिए पेपर वाले मैप्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। इन्होंने इस प्रॉब्लम को पकड़ा और अपना पहला स्टार्टअप बनाया Zip2। ये बेसिकली एक ऑनलाइन लिस्टिंग और मैप सर्विस थी। और जब इंटरनेट बूम अपने एकदम पीक पर था, कॉम्पैक्ट ने Zip2 को अक्वायर कर लिया। इस एक डील से इनके हिस्से में सीधे $22 मिलियन आए। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। Zip2 के बाद इनका अगला टारगेट था बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह डिसरप्ट करना। यहीं से X.com की शुरुआत हुई। भारी मार्केटिंग और अग्रेसिवली फ्री पैसे बांटने की स्ट्रैटेजी लगाई, जिसके बाद इनका सीधा सामना हुआ पीटर थिल के पेपैल से। अब दोनों कंपनियां कंपटीशन में बर्बाद हो सकती थी, इसलिए रुइन से बचने के लिए दोनों का मर्जर हो गया। लेकिन यहां इनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत रूथलेस था। छोटी छोटी गलतियों पर पब्लिकली सुनाना, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस रखना, ये सब बहुत आम बात थी। और इसी वजह से जब वो अपनी हनीमून पर थे तभी उन्हें सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया। गजब की बात है ना? लेकिन सबसे बड़े शेयर होल्डर होने का फायदा मिला। जब बाद में ईबे ने पेपाल को खरीदा तो उन्हें लगभग $180 मिलियन का मैसिव पे आउट मिला। यहां से कहानी थोड़ी और बड़ी होती है। तो मार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स 2001 में ऐसी फाइनेंशियल सक्सेस के बाद इन्हें एक बहुत ही ट्रैजिक पर्सनल लॉस का सामना करना पड़ा। एक बीमारी के चलते उन्होंने अपने सिर्फ 2.5 महीने के बेटे को खो दिया। इस दर्दनाक सदमे से बचने के लिए उन्होंने खुद को एक्सट्रीम वर्क में पूरी तरह से झोंक दिया। बचपन से ही स्पेस का शौक था और जब उन्होंने नासा की वेबसाइट पर देखा कि मार्स के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान ही नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद मार्स एक्सप्लोरेशन पर फोकस करेंगे। मार्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रॉकेट्स खरीदने वो रशिया गए थे, पर वहां नेगोशिएशंस पूरी तरह फेल हो गए। वापसी में फ्लाइट में बैठे बैठे उन्होंने कैलकुलेशंस की और उन्हें समझ आया कि रॉकेट के रॉ मटेरियल्स की एक्चुअल कॉस्ट तो सिर्फ 2 से 3% ही होती है।
उन्हें लगा कि अगर पार्ट्स को महंगे थर्ड पार्टी सप्लायर से लेने के बजाय इन हाउस वर्टिकल इंटीग्रेशन किया जाए, यानी सब कुछ खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाए, तो स्पेस ट्रैवल एक्चुअली बहुत सस्ता हो सकता है। बस यहीं से स्पेस इंडस्ट्री की कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम करने के ऑब्जेक्टिव के साथ स्पेसएक्स का जन्म हुआ। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, ऑटोमोबाइल्स में क्लीन एनर्जी को फ्यूचर मानते हुए उनका ध्यान इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ भी गया। 2004 में उन्होंने टेस्ला में $6.5 मिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उनका प्लान बड़ा सिंपल पर रेवोल्यूशनरी था। एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना जो सुपर फास्ट हो और क्लासी दिखे। इसके लिए उन्होंने पुरानी लेड एसिड की जगह लिथियम आयन लैपटॉप बैटरीज का इस्तेमाल किया, ताकि उनकी रोडस्टर पूरे 300 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज अचीव कर सके, वो भी एकदम हाई स्पीड के साथ। पर हमेशा सब कुछ स्मूथ थोड़ी होता है। तो 2008 सर्वाइवल क्राइसिस, ये वो दौर था जिसने लिटरली सब कुछ हिलाकर रख दिया। दुनिया भर में 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर चुका था, और इधर टेस्ला में कार बनाने की कॉस्ट पहले के एस्टिमेट से बढ़कर सीधा $100,000 पर कार हो चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि दोनों कंपनियां एक ही वक्त पर बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ी थी। और इधर स्पेसएक्स का हाल और भी बुरा था। फेलियर्स की एक लंबी चेन चल रही थी। पहला लॉन्च, इंजन फायर हुआ और क्रैश। 1 साल बाद दूसरा लॉन्च, मिड एयर स्पिन और क्रैश। फिर तीसरा लॉन्च, उसमें तो मिड एयर एक्सप्लोजन ही हो गया। लगभग $100 मिलियन जलकर राख हो चुके थे, और अब स्पेसएक्स के पास पैसा बचा था सिर्फ एक आखिरी अटेम्प्ट का। ऐसे डेस्परेट वक्त में उन्होंने अपनी पर्सनल मैक्लारेन कार और बाकी पर्सनल एसेट्स तक बेच डाले और सारा का सारा पैसा लगा दिया। और आखिरकार उनके उस चौथे अटेम्प्ट में स्पेसएक्स का रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच ही गया। ये चौथे लॉन्च की सक्सेस एक लाइफ सेवर साबित हुई। इसे देखकर आखिरकार नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का मैसिव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और दूसरी तरफ कड़ी मेहनत करके इन्वेस्टर्स को मनाने के बाद बिल्कुल क्रिसमस ईव वाले दिन टेस्ला को बचाने के लिए $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग भी मिल गई। सच कहूं तो उनके इस एक्सट्रीम रिस्क लेने के नेचर ने ही दोनों कंपनियों को एक साथ तबाह होने से बचा लिया था। अब सर्वाइवल के बाद समय आया ग्रोथ और स्केल का, एक्सपैंडिंग द टेक एम्पायर। देखिए, टेस्ला के उस महंगे रोडस्टर के बाद अब जरूरत थी मास मार्केट अपील की, ऐसी कार जो सब तक पहुंचे। इसलिए 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की। इसे एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ एक कंप्यूटर ऑन व्हील्स की तरह बनाया गया था, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स बिल्कुल किसी स्मार्टफोन की तरह वाईफाई से आते थे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यह सच में एक रेवोल्यूशनरी पिवट था। और इस टेक एम्पायर का विस्तार कभी रुका ही नहीं। 2010s और 2020s के वेंचर्स को अगर हम देखें तो वो इनक्रेडिबल हैं। स्पेसएक्स ने रीयूजेबल फैल्कन 9 रॉकेट्स बना दिए, जिससे कॉस्ट और भी कम हो गई। स्टारलिंक के माध्यम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट भेजने की योजना बनाई। द बोरिंग कंपनी शुरू की। इंसान और मशीन्स को डायरेक्ट जोड़ने के लिए न्यूरोलिंक ब्रेन चिप्स लाए। फिर 2023 में ट्विटर का एक्विजिशन किया, जिसे अब हम एक्स कहते हैं। और अब XAI के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी सॉलिड तरीके से उतर चुके हैं। ये एक ऐसी ब्रेड्थ ऑफ विजन है जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। लेकिन जहां इमेंस पावर आती है, वहां कुछ सवाल भी उठते हैं। हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं वेल्थ, पावर एंड कंट्रोवर्सी। इस अद्भुत सक्सेस की एक पोलराइजिंग रियलिटी भी है दोस्तों, और एक बैलेंस्ड विश्लेषण के लिए इस रियलिटी को फैक्चुअली और बिल्कुल न्यूट्रली समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फैक्ट्स देखें तो एक तरफ $400 बिलियन की नेटवर्थ है, पर वहीं दूसरी तरफ लगातार एम्प्लॉइज की तरफ से एक्सट्रीम प्रेशर और बहुत टफ वर्किंग कंडीशंस की शिकायतें भी आती रहती हैं। जब ट्विटर को अक्वायर किया गया था तो एक ही झटके में हजारों लोगों का मास ले ऑफ हो गया। और जब इनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात आती है तो इलेक्शन कैंपेनिंग में जो लगभग $280 मिलियन की मैसिव पॉलिटिकल डोनेशंस हुई हैं, वो सीधे तौर पर इस आंकड़े को राजनीति और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के साथ जोड़ती है। ये सब फैक्ट्स हमें बताते हैं कि इस लेवल की सफलता अकेले नहीं आती, उसके साथ कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जुड़ी होती हैं। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है, जिस पर डीपली सोचना जरूरी है। आगे आने वाले कल के लिए इसका क्या मतलब होगा, जब किसी एक अकेले इंसान के पास बेहिसाब पैसे और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर का एक लीथल कॉम्बिनेशन आ जाए। इस लेवल की पावर के मिसयूज होने का डर हमेशा बना रहता है। पर साथ ही एक सच ये भी है कि आज दुनिया में फ्यूचर का सिर्फ इंतजार नहीं किया जा रहा, उसे प्रोएक्टिवली बनाया जा रहा है।
ये सारे फैक्ट्स हमें फ्यूचर के इस कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन को समझने में सच में काफी मदद करते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में अपने फेवरेट बिलियनियर का नाम जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और वायरल टेक बाय मैक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले डीपली इंफॉर्मेटिव विश्लेषण में।